हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो आपका 30 मार्च से शुरू है, तो उन एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज आपको मैं 200 प्रश्न लगभग काफ़ी डिस्कशन के साथ, काफ़ी विश्लेषण के साथ मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए आपके सामने जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो वो दिया था अर्जुन देव को। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या भैया क्यों दिया गया था, क्या कहानी था इसका। क्योंकि जहांगीर का जो बेटा था, जहांगीर का जो बेटा ना था, उसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो था। खुसरो की माता जो थी वो आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि जहांगीर को लग गया था नशे का लत, जिसके कारण खुसरो को लग गया कि मेरी माँ का जो हत्या का कारण है मेरे पिता जहांगीर ही है, जिसके कारण इन्होंने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये खुसरो भाग करके चला जाता है गुरु अर्जुन देव के पास में, और गुरु अर्जुन देव इसकी सहायता करता है, जिसके कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी का सजा कौन देता है? जहांगीर देता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। वहीं अगर सिख धर्म का स्थापना पूछे तो किसने किया था? तो गुरु नानक देव ने किया था। किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। इसका बचपन का नाम पूछे क्या था? आपको बताना है बाबा लेहना था। अच्छा, गुरु नानक देव का जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। आप इतनी जानकारी आप याद रख लीजिएगा। और गुरु गोविंद सिंह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो अपना बिहार यानी पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। कितने नंबर के गुरु थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु यही थे, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का स्टेटमेंट है, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदर नुह में शेर लड़ावा, 1.25 ते इख लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहलावा। दोस्तों आपका एग्जाम है, इसलिए मैं काफ़ी डीप में आपको मैं बताते चलता हूँ। एक एक क्वेश्चन से 5-10 क्वेश्चन निकाल के कर चलता हूँ। आप लोग सुनते जाए, कॉपी पेन लेकर के बैठे। और गुरु तेग बहादुर से क्या होता है? गुरु तेग बहादुर को पूछेगा कि फांसी की हत्या किसने दिया था? तो आपको बताना है औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब को हम लोग आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। औरंगजेब का मकबरा पूछेगा कहाँ है? आपको बताना है महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ दक्षिण भारत, औरंगजेब जो था कभी दक्षिण भारत को जीत नहीं पाया था, इनका मृत्यु दक्षिण भारत में हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पूना पैक्ट किसके मध्य में हुआ था? तो दोस्तों हम सबको पता है कि जो पूना समझौता हुआ था वो महात्मा गांधी और अंबेडकर, BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था, पुणे में हुआ था। किसकी सहायता से हुआ था जब क्वेश्चन पूछेगा? तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की सहायता से हुआ था। और यहाँ पर जो हुआ था उसके बाद में क्या हुआ था? गांधी जी ने कहा था आज के बाद कोई भी हरिजन को हरिजन नहीं कहेगा बल्कि दलित कहेगा। तो ये समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन आप खोजिए, इसमें ऐसा कहाँ दिख रहा है? गांधी मैकडोनाल्ड कौन था इस समय जो था पूना समझौता के टाइम में? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वहाँ का ये प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। गांधी क्रिप्स नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। अंबेडकर मैकडोनाल्ड। चौथा ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं, गांधी और अंबेडकर। तो चौथा इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। अब भैया ये प्रश्न देखिए काफी घुमा के आपसे पूछ रहा है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे, वो भी पूछ रहा है किसमें? अंग्रेजी भाषा में पूछ रहा है। अंग्रेजी भाषा में पूछे तो आपको अरविंद घोष लगाना है। क्या लगाना है? अरविंद घोष। चलिए मैं वंदे मातरम से और भी आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अगर पूछे वंदे मातरम को उर्दू भाषा में अनुवाद किसने किया था? उर्दू में, जब उर्दू में पूछे तब आपको बताना है आरिफ मोहम्मद खान। क्या बताना है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत पूछे क्या है तो आपको बताना है वंदे मातरम है। वही पूछे भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है तो सत्यमेव जयते है। अगर पूछे वंदे मातरम का रचयिता कौन है तो वंदे मातरम का जो रचयिता यानी रचनाकार है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगर और पूछा जाए कि वंदे मातरम जो है मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया है तो आपको बताना है कि ये बंगला भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? बंगला भाषा में लिखा गया है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा वंदे मातरम से, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? यानी वंदे मातरम पूछ रहा है किस उपन्यास से लिया गया है तो आनंद मठ से लिया गया है। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा
पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आनंद मठ का संबंध पूछेगा कि किस विद्रोह से है, तो आपको बताना है सन्यासी विद्रोह से है। किस विद्रोह से है? सन्यासी विद्रोह से है। अच्छा, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो तब आपको बताना है कि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। फिर पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फांसी के फंदे से झूलते हुए वंदे मातरम की गीत गाने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे, तब आपको बताना अशफाक उल्लाह खां। क्या बताना है? अशफाक उल्लाह खां बताना है। और पूछे कि बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध रचना, और कुछ यहाँ पर है जो वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका प्रसिद्ध रचना पूछे तो आपको बताना है मानालिनी और राधा रानी, इंदिरा, देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी। दोस्तों, दुर्गेश नंदिनी जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास है जो 1865 में प्रकाशित हुआ था। आप कॉपी पेन ले करके बैठे, अगर वंदे मातरम से प्रश्न पूछ दिया तो उम्मीद कीजिए कि यहाँ से बाहर पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, मैं डिस्कशन के साथ काफ़ी ज़्यादा बता रहा हूं, आप लोग देखिए, क्योंकि दुनिया तो ऑनलाइन करवा ही रही है। मैं थ्योरी, आप कहिएगा तो मैं थ्योरी का वीडियो डालूंगा, लेकिन मैं आप लोग क्या है आप लोग थ्योरी देखते ही नहीं है। MCQ डालता हूं तो भर भर के व्यू आता है। आप इससे बढ़िया है दोस्तों आप थ्योरी देखा करिए, थ्योरी देखिएगा ना, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्यों होता है ये सारा चीज़ मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ। चलिए, तो मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ बताया, तो चलिए मैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी, तो वो किसने किया था भैया, तो वो किया था स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए कुछ ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन को उठाते हैं। बलवंत राय मेहता कहेगा कि इसका संबंध किससे है, तो आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था भारत के प्रथम राज्य में कौन सा राज्य में लागू हुआ था, तो आपको बताना है राजस्थान में हुआ था। पूछेगा राजस्थान के किस जिले में हुआ था, तो आपको बताना है नागौर जिला में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि आयंगर समिति, अगर पूछेगा कि आयंगर समिति का क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ आयंगर समिति पूछ रहा है ना, हाँ, तो आप ये सब बात याद रख लीजिएगा। ठक्कर आयोग, और क्या पूछ रहा है? ठक्कर आयोग का संबंध पूछा है किससे है, तो बताना ठक्कर आयोग जो बनाया गया था इंदिरा गांधी हत्याकांड के जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग बनाया गया था? ठक्कर आयोग बनाया गया था। इसका जांच इंदिरा गांधी की हत्या का जांच करना था। और इंदिरा गांधी को हम लोग प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं, और इन्होंने 1975 में आपातकाल लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पर। अब ये भी प्रश्न पूछा गया है कि आपातकाल जब लगाया था तो उस समय राष्ट्रपति कौन था भारत का, तो उस समय जो राष्ट्रपति था डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है, तो अंडा में पूछ रहा है कौन सा विटामिन भैया नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अच्छा, और भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। पूछेगा अंडा का खोल, पूछेगा किसका बना होता है, तो आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अच्छा, वो जो अंडा देख रहे हैं जो बिक रहा है वो हाथ से बनाया हुआ अंडा है, कृत्रिम अंडा है। इसका खोल किससे बनाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है। और अंडा में जो उजला उजला जो भाग होता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है हाँ, उसमें विटामिन होता है। क्या होता है? उसमें विटामिन होता है। और जो पीला वाला नहीं, उसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। आप याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा कि अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बताना एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? अंडा में। अच्छा, जो पीला वाला भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। वसा का गुण होता है मोटा करना, या जब आपको मोटा होना है, शरीर को हेल्दी बनाना है, तो आप पीला वाला भाग खाइए। अगर शरीर को फिटनेस रखना है तो आप प्रोटीन वाला भाग खाइए, उजले वाला भाग को खाइए। तो ये सब मैं आपको बताया। और विटामिन डी ये हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। इसको कैल्सीफेरॉल के नाम से हम लोग जानते हैं।
तो ये सब बात आप याद रख लीजिएगा। विटामिन ई को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसका उपचार क्या है? गाजर आप खूब दबा करके खाया करें, तो जिनसे आपको रतौंधी रोग, जिसको हम लोग जीरोप्लेथेमिया के भी नाम से हम लोग जानते हैं, या इसी को हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो ये सब बात आपको ऐसे जवान पे होना चाहिए, तभी आपका कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक की आपूर्ति के लिए आरंभ किए गए वेब पोर्टल का क्या नाम है? अब तो भैया ये तो एकदम इजी प्रश्न है, आप लोगों ने कई बार पेपर ऊपर में आप लोग देखते ही हैं, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अब इसका मैं क्या नहीं डिस्कशन करूँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 7 लड़की के नाम से 10 वर्ष से कम आयु में माता पिता द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक में खाता खोल सकेंगे। इस योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 को हुआ था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बताइए कि इस योजना का शुरुआत कब हुआ था? आप लोग कमेंट में ये बात लिख दीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये करंट से प्रश्न था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के तहत किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 के तहत जो सम्मानित किया गया है, वो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को किया गया है। ये भारत के ऑलराउंडर हैं। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। रोहित शर्मा साहब को क्या याद रखना है? इनको हम लोग हिटमैन के नाम से जानते हैं। और मुंबई इंडियंस को चौथी या 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी जिताने वाले ये कप्तान भी रह चुके हैं आईपीएल में। और रोहित शर्मा के बारे में और क्या रखना है? रोहित शर्मा, अच्छा इसके बाद इसको हम लोग हिटमैन के नाम से जानते हैं। और शिखर धवन, ये भी पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। जसप्रीत बुमराह जो भारतीय टीम के बॉलर हैं, इनके बाद याद रख सकते हैं, ये T20 का भी सबसे खतरनाक बॉलर के रूप में जाना जाता है। और सबसे सर्वाधिक विकेट अभी भी इसी के नाम है। तो चलिए, और रविंद्र जडेजा क्या था? इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फहियान ने भारत भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री फहियान पूछ रहा है कि भारत भ्रमण कब किया था, भारत कब आया था? तो चीनी यात्री फहियान जो भारत आया था, वो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, इसलिए हम लोग इसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों और भी कुछ लोग आया था, तो मैं आपको सब बताते जाता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में पूछेगा किसने आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज का किताब का नाम है इंडिका, जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और आपसे पूछा जाएगा कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, या भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आपको बताना है सर टॉमस मुनरो और कैप्टन हॉकिंस। कौन था? सर टॉमस मुनरो और कैप्टन हॉकिंस। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता जो है MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इब्न बतूता का किताब का नाम पूछे क्या है? तो रेहला है। अब पूछेगा कहाँ का निवासी था? तो इसको बताना है कि अफ्रीका के मोरक्को के निवासी था। और इस बार बिहार पुलिस मेंस एग्जाम में पूछा गया था कि डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों डायमेकस जो आया था वो किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। आप ये बात याद रख लीजिए, इस बार ही पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछेगा डायनोसियस, अब डायनोसियस पूछ रहा है, डायमेकस नहीं। तब आपको बताना है ये अशोक के दरबार में आया था। तो इतना बात आप याद रख लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। अच्छा फिर एक देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में पूछेगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में पूछेगा कि कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो आपको बताना है हुएन सांग। कौन आया था? हुएन सांग आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध धर्म का 5वीं संगीति कन्नौज में हुआ था। कहाँ हुआ था? कन्नौज में हुआ था। और हुएन सांग को हम लोग कहते हैं यात्रियों का राजकुमार या नीतियों का पंडित। आप इतना बात याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध का बढ़ाए आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। पूछ रहा है कि कितने दिनों में होना चाहिए? तो आपको बताना है 1 महीने में होना चाहिए। दोस्तों आपातकाल का बात पूछे तो मैं पीछे ही मैं आपको बता चुका हूं कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो 1975 में प्रधानमंत्री थी, इन्होंने देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था।
और जिसके कारण क्या हुआ था, और जब भी मैं आपको बता दूं, आपातकाल लगाया जाता है मंत्रिमंडल के लिखित सूचना पर लगाया जाता है। और उस समय जो पूछेगा राष्ट्रपति कौन था, तो राष्ट्रपति था डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। इनसे पूछ के ही लगा दिया गया था। समझिए कि फखरुद्दीन अली अहमद उस समय कितना मजबूर था कि इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाया, जबकि मंत्रिमंडल चाहेगा तभी आपातकाल लगाया जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो शून्य आधार वाला बजट पूछ रहा है कि सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, वो कहाँ लागू हुआ था, तो वो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों हाल ही में 2024-25 में भारत में बजट पेश किया गया। अब इनसे भी आपसे प्रश्न पूछेगा संपूर्ण भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। पहला बजट पूछ रहा है तो आपको बताना है कि 1947 में ही किया गया था। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और वर्तमान में पूछेगा, वर्तमान में इस अभी कितना चल रहा है, 2024 में पूछेगा कि बजट कौन पेश किया था। तो दोस्तों बजट जो पेश करता है वो वित्त मंत्री करती है। अभी 2024 का जो वित्त मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमण। इसी के काल में जो है सरकार का अंतरिम बजट 2024 पेश किया गया था। आप यह बात याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश है। दोस्तों चाय का जो मुख्य उत्पादक देश है वो है चीन है। इसलिए चाय का पर्व पूछेगा हम लोग कहाँ मनाते हैं, तो चीन में ही मनाते हैं। पूछेगा उस पर्व का नाम क्या है, तो बताना है चुनायू। क्या नाम है? चुनायू नाम है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों चीन में किसका आविष्कार हुआ था, तो कागज़ का आविष्कार हुआ था। इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कागज़ का नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था। तो आपको बताना है जहाँ कागज़ का आविष्कार होगा वहीं तो कागज़ का नोट का आविष्कार होगा। तो कौन था? वो चीन ही था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और हाल ही में जो कोरोना वायरस फैला था चीन के वुहान प्रांत से फैला था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। और श्रीलंका की राजधानी पहले था कोलंबो, अभी है श्रीवर्धनेपुरे कोट्टे। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता है। और इंडोनेशिया, हाँ जकार्ता है, सही बात है। और भारत का तो आप तो जानबे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है 13 नंबर का, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक हम लोग किसे मानते हैं? यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक जो है दोस्तों हम लोग हिप्पोक्रेटस को मानते हैं। किसको मानते हैं? हिप्पोक्रेटस को मानते हैं। वही पूछे भारत में चिकित्सा विज्ञान का जनक हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं धन्वंतरी। किसको कहते हैं? धन्वंतरी को भारत में चिकित्सा विज्ञान का जनक हम लोग कहते हैं। सुकरात पूछेगा कौन था? दोस्तों सुकरात जो था सिकंदर का गुरु पूछेगा। पहले आप ये बात याद रख लीजिए, सिकंदर का गुरु पूछेगा कौन था, तो सिकंदर का गुरु था अरस्तु। कौन था? अरस्तु था। ये वही अरस्तु है जिसको हम लोग जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। अरस्तु का गुरु पूछेगा कौन था, तो प्लेटो। कौन था? प्लेटो था। और प्लेटो का गुरु पूछेगा कौन था, तो सुकरात था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाराष्ट्र का सुकरात हम लोग किसको कहते हैं, तब आपको बताना है केशव चंद्र सेन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा होगा। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, कोरोना किस देश की करेंसी है? इसका कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है भैया। कोरोना एक देश सिक्का का नाम है, मतलब वहाँ का मुद्रा का नाम है। पूछ रहा है वो किस देश का है, तो आपको बताना है स्वीडन का है। कहाँ का है? स्वीडन का है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, वहीं अगर आपसे पूछे स्पेन की मुद्रा का क्या नाम है, तो आपको बताना मैड्रिड। क्या नाम है? मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। कहाँ है? मैड्रिड है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मुद्रा पूछेगा क्या है, तो यूरो है। क्या है? यूरो है। अच्छा, इटली की राजधानी तो आप लोग जानबे करते होंगे, कहाँ है? रोम है। यहाँ का भी मुद्रा क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो है। भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है। बांग्लादेश का क्या है? टाका है। रूस का मुद्रा क्या है? रूबल है। तो आपको ये सब बात याद होनी चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? अब यहाँ पर वृंदावन नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वृंदावन गार्डन कहाँ है। तो वृंदावन गार्डन भैया है मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में है।
अच्छा, मैसूर का शेर पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग मैसूर का शेर हम लोग कहते हैं टीपू सुल्तान को कहते हैं। किसको कहते हैं? टीपू सुल्तान को कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और चलिए, अब बेंगलोर को हम लोग क्या कहते हैं? भारत में टेक्नोलॉजी का शहर भी यही है, और भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? बेंगलोर को जानते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश पूछ रहा है, तो लक्षद्वीप था। जब भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछे तब आपको बताना है क्या है? तब आपको बताना है कि राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। आप इतनी बात याद रख लीजिएगा। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की निम्नतम उम्र होती है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन के लिए जो योग्यता का निम्नतम उम्र होता है वो होता है 35 वर्ष होता है। कितना होता है? 35 वर्ष होता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति पूछेगा भारत के संविधान के किस आर्टिकल में है ये पद के बारे में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो मंत्रिमंडल के अधीन काम करेगा। और आर्टिकल 53, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति जो है अपनी शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करेगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? पीएम होता है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि भारत में जो भी काम करता है वो पीएम करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है। राष्ट्रपति जबकि भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, इसके पास सब कुछ का अधिकार है, लेकिन ये अपनी शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा करता है? पीएम के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा करता है। इसलिए प्रधानमंत्री को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री को हम लोग एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आप लोग इतना बात याद रख लीजिएगा। क्यों कहते हैं प्रधानमंत्री को एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया? क्योंकि जितना भी मिसाइल विसाइल जो है सब कुछ कंट्रोल का काम इसी के प्रधानमंत्री के हाथ में ही होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कभी प्रधानमंत्री का काफिला जाता है उसके पीछे एक आदमी अटैची लेकर के दौड़ते नहीं, उसके पीछे पीछे जाता है। और उस अटैची में बताइए क्या रहता है? उस अटैची में वही रहता है कि जितना भी मिसाइल है उन सब का कंट्रोल उसी अटैची में रहता है, उसी बैग में रहता है। और यहाँ अगर मान के चलिए कहीं प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, बाद में कहीं हमला हो जाएगा, मान के चलिए कोई देश मिसाइल छोड़ दिया, तो यहीं से वो मिसाइल को कंट्रोल कर लेता है। तो इसलिए इसको हम लोग एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण है। तो नटराज का प्रसिद्ध क्वेश्चन है कांस्य मूर्ति का उदाहरण है, तो वो कौन कला का है? तो आपको बताना है कि ये चोल कला का है। किस कला का है? मौर्य कला तो समझते हैं, मौर्य वंश का ही कला है। गुप्त कला गुप्त से क्या याद रख लीजिएगा? सर्वाधिक सोने का सिक्का पूछेगा किस काल में चलाया गया था? तो ये गुप्त काल में चलाया गया था। ये सब बात तो आपको पता ही होगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत निम्नतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? दोस्तों, ज़मीन से किसी भी भूखंड की ऊंचाई से पूछेगा पर्वत की ऊंचाई कितना होना चाहिए, तब वो पर्वत यानी पहाड़ कहलाएगा। तो वो कितना होगा? ज़मीन से 600 मीटर अगर ऊंचा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे। अगर 600 मीटर से कम रहेगा, क्या रहेगा? कम रहेगा, उसको हम लोग पहाड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ियाँ। पहाड़ और पहाड़ियाँ में अंतर है। पहाड़ियाँ 600 मीटर से नीचे का क्षेत्र है नीचे वाला पर्वत है, 600 मीटर का ऊपर वाला क्षेत्र को हम लोग पहाड़ कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये बात आपको पता चल गया होगा। देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जाइए भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी जो शासक था अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। और मोहम्मद गोरी जो था भारत में जो आक्रमण किया था, उस समय जो शासन था वो पृथ्वीराज चौहान के हाथ में था। किसके हाथ में था? पृथ्वीराज चौहान के हाथ में था। और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध होता है, जिसको हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध और सेकेंड युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो होता है 1191 ईस्वी में। फर्स्ट युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होता है कि
गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है तो इसको जिंदा छोड़ देता है और कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को 17 बार जिंदा किसने छोड़ा था, 17 बार जीवन दान किसने दिया था, और पृथ्वीराज चौहान ही दिया था। और अफगानिस्तान और उसके बाद में क्या हुआ, तराइन का जब सेकेंड वर्ल्ड जब युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो सेकेंड युद्ध में क्या हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। क्यों हार जाता है, क्योंकि इसको धोखा दिया गया था। उस समय जो था जयचंद की एक बेटी थी जिसकी नाम थी संयोगिता। क्या नाम था, संयोगिता। इस संयोगिता का प्रेम हो जाता है पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान का जो है बैर रहता है, दुश्मनी। पहले तो ये दोस्त था लेकिन दुश्मनी रहता है किससे, इसके पिता से, संयोगिता के पिता जयचंद से। तो जिसके कारण क्या होता है कि जब जयचंद ने उसका साथ दिया मोहम्मद गौरी से मिल करके, और पृथ्वीराज चौहान के सम्राट पर हमला होता है, जिसके बाद में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान तराइन का सेकेंड युद्ध हार जाता है। जब ये हार जाता है, बाद में जयचंद को भी मोहम्मद गौरी मार देता है। अच्छा, अगर आपसे एक क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान का जो कवि था वो कौन था, चंदवरदाई। कौन था, चंदवरदाई था। इसका किताब का नाम पूछेगा तो क्या था, पृथ्वीराज रासो था। ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की पराजय के निम्नलिखित विचार, मतलब क्या कारण था, ये क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो देखिए क्या कारण था, तो ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। मराठाओं के हार के कारण इनमें से कौन सा था, 1 2 3। हाँ, सदाशिव राय की कूटनीतिक गलतियाँ, अहमद शाह अब्दाली की उत्कृष्ट नहीं। इसमें इसका राइट क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, हमको सभी लग रहा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश से डैश 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 का था। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में पहले हम लोग जान जाते हैं। बहादुर शाह जफर मुगल काल का अंतिम बादशाह था। क्या था, मुगल काल का अंतिम बादशाह था। इनको जो है 1857 की क्रांति जब यह हार जाता है, तब इसको दिल्ली के लाल किला से हटा करके म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया जाता है, और ये दिल्ली का अंतिम बादशाह था। उसी प्रकार लोधी वंश का जो था अंतिम राजा पूछेगा कौन था, तो इब्राहिम लोधी था। मतलब मुगल वंश का अंतिम बहादुर शाह जफर और लोधी वंश का अंतिम इब्राहिम लोधी। तो वही संबंध, मतलब जफर शाह का जो संबंध है वही संबंध किससे हमको दिख रहा है, इब्राहिम लोधी से दिख रहा है। बहलोल लोधी कौन है, तो बहलोल लोधी ये लोधी वंश का संस्थापक है, और इसी का चाचा, इब्राहिम लोधी का चाचा का नाम क्या था, दौलत खां लोधी। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हैं। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का संबंध पूछ रहा है, वो किससे हैं, तो आपको बताना है कि ये हिंदुस्तानी गायक थे। कौन थे ये, हिंदुस्तानी गायक थे। अच्छा दोस्तों, प्रसिद्ध बांसुरी वादक पूछेगा कौन था, तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रविशंकर प्रसाद। कौन था, पंडित रविशंकर प्रसाद था। वहीं आपसे पूछे कि प्रसिद्ध सितार वादक कौन था, तो आपको बताना है कि पंडित सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया कि पंडित क्वेश्चन क्या पूछा है, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी थे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा प्रसिद्ध बांसुरी वादक। प्रसिद्ध बांसुरी वादक पूछे तो बताना है हरिप्रसाद चौरसिया। क्या बताना है, हरिप्रसाद चौरसिया। और अगर पूछेगा कि प्रसिद्ध सितार वादक क्या है, तब आपको बताना है कि पंडित रविशंकर प्रसाद। कौन था, पंडित रविशंकर प्रसाद। और ओडिसी नर्तक से क्या निकल सकता है, पूछेगा कि प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक कौन थी, तो आपको बताना है सुजाता महापात्रा। क्या बताना है, सुजाता महापात्रा। दोस्तों ओडिसी नृत्य जो है भारत का सबसे प्राचीन नृत्य है, आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, और ये कहाँ का नृत्य है, तो ये उड़ीसा का है, आप ये बात याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अज्ञात सैनिकों का स्मारक स्थान में कौन सा है। इनमें से पूछा कि अज्ञात सैनिक के लिए जो स्मारक स्थान है वो कौन सा था, तो वो था इंडिया गेट था। ये तो हम जानबे करते हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये तो मुंबई में है। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था, 1912 या 15 में हुआ था। आप देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
और यहाँ पे थोड़ा जालियांवाला बाग से मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जालियांवाला बाग पूछेगा कि घटना कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और पंजाब के अमृतसर में एक मंदिर है, स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर है, जिसका धर्म सिख धर्म से है, जिसका संबंध सिख धर्म से है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जालियांवाला हत्याकांड के समय पूछेगा कि इस समय जो था भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे, और पूछा जाता है कि जालियांवाला हत्याकांड के समय में एक लड़का था, 12 साल का जो लड़का था, वो अंग्रेज के घर में घुस करके जालियांवाला हत्याकांड का बदला लिया था। उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था उधम सिंह। अंग्रेज के घर में घुस करके जब एमओ डायर को क्या किया था, उसको छाती पे गोली मारा था। तो आप ये बात याद रख सकते हैं, कौन मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था, लंदन के कैक्सटन हॉल में मारा था। आप यही बात याद रख सकते हैं। चलिए 25वां नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2019 को G20 देश के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? तो वो कहाँ संपन्न हुई थी? तो वो हुआ था फुकुयामा में। कहाँ हुआ था? फुकुयामा, जो कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। जापान में 2 शहर है, एक का नाम है हिरोशिमा, दूसरा का नाम है नागासाकी। तो हिरोशिमा पूछेगा कहाँ है? जापान में है। यहाँ पर बम किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। नागासाकी पर भी बम किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। हिरोशिमा पे 6 अगस्त को गिराया था, इस पे 9 अगस्त 1945, 3 दिन बाद गिराया था। और चीन की राजधानी बीजिंग है, सिंगापुर का सिंगापुर सिटी। आप तो ये सब तो जानबे करते हैं, मैंने इसके बारे में बता ही दिया है। अच्छा, इस बार जो पूछेगा कि G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इस बार का G20 सम्मेलन अपना भारत में ही हुआ था, जिसका जो था उद्देश्य क्या था? वासुदेव कुटुंबकम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, मदुरै किसकी राजधानी है? दोस्तों मदुरै को हम लोग कहते हैं त्योहारों की नगरी। क्या कहते हैं? त्योहारों की नगरी कहते हैं। अब पूछा कि किसकी राजधानी थी, तो ये किसकी राजधानी थी? ये पांडवों की राजधानी थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना पूछेगा, या राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पूछेगा, तो आपको बताना है दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता या मेलुहा सभ्यता या एक नगरीय सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता में तांबा और टीन को मिलाने पर क्या बनता था? कांस्य बनता था। सबसे ज़्यादा कांसा कहाँ पर, तो किस सभ्यता में हुआ था? इस सभ्यता में हुआ था। तो इसलिए इसको हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। यहाँ का लोग जो था तांबा से भी परिचित था, कांसा से भी परिचित था, क्योंकि तांबा और टीन पे कांसा, तब ने इसका नाम पड़ गया कांस्ययुगीन सभ्यता। लेकिन लोहा और तलवार से क्या था? परिचित नहीं था। लोहा, अगर कहीं कहीं ऑप्शन में कभी कभी तलवार भी रहता है, तो आप एक बार दिमाग में देख लीजिएगा, कहीं तलवार आ जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। लोहा और तलवार से क्या था? ये परिचित नहीं था। तो इतना बात आप याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? तो अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? वो था टोडरमल के हाथों में था। किसके हाथों में था? टोडरमल के हाथों में था। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बीरबल का असली नाम पूछे क्या था? आपको बताना है महेश दास था। क्या था? महेश दास था। और बीरबल प्रथम हिंदू था जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म अपनाया था। दीन ए इलाही धर्म अपनाया था। कब? 1582 में। इसको किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। सभी धर्मों को जानने के लिए अकबर ने क्या चलाया था? दीन ए इलाही धर्म चलाया था। बैरम खान पूछेगा कौन था? तो बैरम खान अकबर का सेनापति था। आप ये बात याद रख सकते हैं, या अंगरक्षक था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। मान सिंह इसका सेना में शामिल था। आप ये भी याद, सेना नायक था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। और इतना बात आप इनसे याद रख सकते हैं। दोस्तों इसी बैरम खां की एक पत्नी के नाम था सलीमा बेगम। क्या था? सलीमा बेगम। इनसे शादी कौन कर लेता है? अकबर कर लेता है, जो इनका गुरु भी था और इनका क्या था? संरक्षक भी था। जब बैरम खां की जब मृत्यु हो जाती है, मुबारक खां नाम के व्यक्ति इनका हत्या कर देता है।
तो इनकी पत्नी से शादी कौन कर लेता है? अकबर कर लेता है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रांत में बिल 2 पारित कर सरकारी अधिकारियों को कार्यस्थल पर धार्मिक प्रतीक पहनने से रोक लगा दिया गया था? तो वो लगाया गया था कनाडा में। कहाँ लगाया गया था? कनाडा में। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन क्या बनेगा। अमेरिका पूछेगा कि अमेरिका किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका का नाम अमेरिका पूछेगा किसने रखा था? अमेरिगो वेस्पुस्सी। किसने? अमेरिगो वेस्पुस्सी। अच्छा से नाम सुनिए। चलिए, और अमेरिका से पूछेगा कि हमारे देश ने क्या लिया है? तो अमेरिका से हम लोगों ने मूल अधिकार लिया है। क्या लिया है? मूल अधिकार लिया है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और फ्रांस पूछेगा किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको बताना सीन नदी के किनारे बसा है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है कि अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 BC में कहाँ मृत्यु हो गई थी? दोस्तों, अलेक्जेंडर हम लोग सिकंदर को कहते हैं, वही सिकंदर जिसका गुरु अरस्तु था। तो पूछ रहा है कि इसका मृत्यु कहाँ से 323 BC में कहाँ हुआ था? तो इसका जो मृत्यु हुआ था वो अफगानिस्तान के पास में एक जगह है बेबीलोन, यहीं पर इनका मृत्यु हो गया था। और अच्छा, आइए अब यहाँ थोड़ा ऑप्शन से क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों। सिकंदर और राजा पोरस, जो पंजाब का राजा था, इसका नाम क्या था? पोरस के बीच में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध को हम लोग कहते हैं हाइडेस्पीच का युद्ध। क्या कहते हैं? हाइडेस्पीच का युद्ध, या इसी को हम लोग कहते हैं वितस्ता का युद्ध। क्या कहते हैं? वितस्ता का युद्ध, या इसी को हम लोग कहते हैं झेलम का युद्ध। क्योंकि ऋग्वेद में वितस्ता को हम लोग क्या कहते हैं? झेलम कहते हैं, इसलिए हम लोग इसे वितस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या हुआ था कि राजा पोरस हार गया था, उसके बाद में सिकंदर जीत गया था। जीतने के बाद में सिकंदर ने पूछा था राजा पोरस से, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो राजा पोरस ने कहा था बड़ी ही बहादुरी से, मेरे साथ वही व्यवहार किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ किया जाता है, अर्थात हम आपसे युद्ध में हार गए हैं, आप हमें मार दो। तो जिसके कारण सिकंदर प्रसन्न होकर के इसका लुटा हुआ रियासत इनको सौंप देता है। तो ये था हाइडेस्पीच का युद्ध। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान के बेबीलोन में। इसका भी एक कहानी है दोस्तों। जो जब इसका मृत्यु हुआ था तो सिकंदर जब रावी नदी जब पार करके आ रहा था, इसका सेना रावी नदी के पास थक गया था, वो डर से आगे नहीं बढ़ा। क्योंकि उस वक्त पूछा जाता है कि शासक कौन था, तो बताना है धनानंद वंश के शासक कौन था? धनानंद था। यहीं पर एक जो पंडित आता है उनसे हाथ दिखाता है और कहता है कि बताओ मेरी मृत्यु कब होगी? तो पंडित कहता है कि ये तो मरने वाला है, इसको बता देंगे सिकंदर तो हमको अभी ये मार देगा। तो कहता है कि जिस दिन आसमान सोने का और धरती लोहे का दिखाई देगा, तो समझ जाना कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सिकंदर समझ गया कि न कभी आसमान सोने का होगा, न कभी धरती लोहे का होगा, तो हमारा मृत्यु कैसे होगा। लेकिन जैसे ही सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से हार करके जा रहा था, अफगानिस्तान के बेबीलोन के आसपास में इनकी तबीयत खराब हो जाती है। किताब कहता है कि इनको पीलिया नामक रोग हो गया था। तो वहीं पर ये अपने सेनापति, इसका सेनापति कौन था सिकंदर का? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर को कहता है कि भैया यहीं पर रोको, और रोका। और काफ़ी धूप था, क्योंकि जो राजा महाराजा होता था रथ के ऊपर छत्ता लगा हुआ होता था, छत्ता था सोने का, और जो सैनिक रहता है वो कवच पहना हुआ रहता है। तो क्या किया, अब राजा है तो उसको नीचे में थोड़ी नहीं लेटाएगा, तो ठंडा लगने के कारण, ताकि धूप न लगे, क्या किया, सोने का छत्ता रस से उठाया और ज़मीन पे गाड़ दिया। वहीं पे सिकंदर को सुला दिया, और सैनिक ने अपना कवच नीचे में डाल दिया, उसी के ऊपर सुला दिया। सिकंदर का जब आँख खुलता है तो देखता है आसमान लोहे का, धरती आसमान सोने का और धरती लोहे का। सिकंदर समझ गया कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है। तो सिकंदर ने अपने सेनापति से कहा था कि मैं जब भी मरूँ तो मेरा 3 इच्छा है, आप लोग बताइए वो कौन कौन इच्छा है। मैंने वीडियो डाला हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। जब मैं आपको सिकंदर पढ़ाऊँगा, काफ़ी मज़ा से पढ़ाऊँगा, क्योंकि सिकंदर के बारे में पढ़ना तो बनता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अभी एग्जाम को देखते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से हम लोग शाहजहाँ को कहते हैं। तो कहते हैं इन्होंने क्या बनाया था? शाहजहाँ ने क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं। चलिए, अकबर ने किसका निर्माण किया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था, गुजरात जीतने की खुशी में किया था। अब बुलंद दरवाज़ा पूछेगा कहाँ है, तो ये है फतेहपुर सिकरी में है, और इसमें 54 मीटर का दरवाज़ा है। कितना है? 54 मीटर का दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, और अच्छा, बाबर ने क्या बनाया था, ये भी प्रश्न पूछा गया। बाबर ने बनाया था आराम बाग। क्या बनाया था? आराम बाग। और ये क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी घुमा करके। आराम बाग पूछेगा कि किस विधि पर आधारित था, तो आपको दोस्तों याद रखना है ये ज्योमेट्री विधि पर आधारित था। आप ये बात याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का बजता है? तो बिना तार का तो गिटार नहीं बजता है, सितार भी नहीं बजेगा बिना तार का, और ट्रम्पेट हाँ ये बज जाएगा, और अगला ऑप्शन क्या है, वायलिन, ये भी बिना तार का नहीं बजेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में हुआ है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बौद्ध धर्म जो है दोस्तों, जिसका स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था। ये दो भाग में बढ़ गया था, एक को हीनयान संप्रदाय कहा, दूसरे को महायान संप्रदाय कहा। तो ये दो भाग में बढ़ गया था, तो महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था गांधार शैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और हिंदू धर्म भी दो भाग में बढ़ गया था, वैष्णव संप्रदाय और एक किस में बच गया था? शैव संप्रदाय में। जो शैव संप्रदाय था वो भगवान शिव को मानता था, जो वैष्णव संप्रदाय था भगवान विष्णु को मानता था। ठीक उसी प्रकार बताया कि जैन धर्म दो भाग में जो बटा था उसका क्या क्या नाम था? तो जैन धर्म दो भाग में बट गया था, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। जो श्वेतांबर था वो श्वेत वस्त्र पहनता था, और जो दिगंबर था वो नग्न अवस्था में रहता था, और इसलिए रहता था क्योंकि वो वायुमंडल को ही अपना वस्त्र मानता था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालारगंज संग्रहालय पूछ रहा है कि आपसे कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि सालारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और जयपुर में क्या है? हवा महल और जोधाबाई का मकबरा। तो जयपुर में क्या है? हवा महल और जोधाबाई का मकबरा। और जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, ये भी बात याद रख लीजिएगा। जबकि लखनऊ को हम लोग नवाबों की नगरी के नाम से हम जानते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं। मुंबई को हम लोग 7 टापुओं का नगर या सपनों की दुनिया या सपनों की नगरी किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। या हम लोग सूती वस्त्रों की राजधानी पूछेगा, हम लोग किसको कहते हैं? मुंबई कहते हैं। दोस्तों सूती वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन पूछेगा कहाँ होता है? महाराष्ट्र के मुंबई में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूती वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन काली मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में होता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा। काली मिट्टी में होता है। और काली मिट्टी में सर्वाधिक जो खेती होता है वो कपास का होता है, और इसी कपास से क्या बनाया जाता है? सूती वस्त्र बनाया जाता है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा, जिसके कारण हम लोग मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों नृत्य करते हैं? ऐसा कौन सा नृत्य है जो स्त्री पुरुष दोनों करता है? तो आपको बताना है घूमर नृत्य। कौन सा? घूमर नृत्य। और ये घूमर नृत्य भी कहाँ है? ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। और ये घुरला भी कहाँ का है? ये भी राजस्थान का है। और ये गरबा नृत्य कहाँ है? ये गुजरात का है। तो आप ये बात याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीनयान व महायान संप्रदाय का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ था? मैंने आपको बताया था कि इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। जब बौद्ध धर्म का चौथा संगीति हुआ था, तो बौद्ध धर्म का चौथा संगीति का मैंने आपको कई बार ट्रिक बता चुका हूँ। तो चौथा संगीति पूछेगा कहाँ हुआ था, तो आपको एक सूत्र याद रखना है, रावे पाकू। पहला संगीति रा से राजगृह, दूसरा वैसे वैशाली, तीसरा पा से पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कुंडलवन कहाँ पर था भैया? कश्मीर में हुआ था। तो चौथा संगीति कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। फिर राजा पूछेगा कि इस समय कौन था? अक्का। एक ट्रिक बताया था, अक्का। तो अ से अजातशत्रु, पहला वो संगीति जो रा से राजगृह में हुआ था, इसका राजा अजातशत्रु। वैसे दूसरा वो संगीति हुआ था क से, इसका क है तो कलाशोक। पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक, क से कनिष्क। चौथा मतलब कनिष्क के समय में जो बौद्ध धर्म का चौथा संगीति कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और वहीं पे क्या हुआ था? बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ गया था, एक को कहा गया हीनयान तो दूसरा को कहा गया महायान। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो सम्राट अकबर ने पंचमहल का निर्माण कराया था। आप ये बात याद रख सकते हैं। चलिए पंचमहल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। तो ये है, इसको बनाया था अकबर ने। इसे 5 महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 महल भी कहा जाता है। और मैं कुछ आपको बताता हूँ। कहेगा रंग महल कहाँ है? तो दोस्तों रंग महल जो है ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान को हम लोग कहते हैं हाँ, अजमेर को हम लोग कहते हैं राजस्थान का हृदय। आप ये बात याद रख सकते हैं। और इसको किसने बनाया था रंग महल को? तो आपको बताना है कि राजा उमेद सिंह। किसने बनाया था? राजा उमेद सिंह। और एक है, कौन है?
हीरा महल। चलिए हीरा महल के बारे में जानते हैं कि हीरा महल को पूछे किसने बनाया था। इसको बनाया था बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर मुगल काल का अंतिम राजा था। आप ये बात याद रख सकते हैं। कब बनाया था? 1842 ईस्वी में बनाया था। तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं। और एक है मोती महल। दोस्तों मोती महल कहाँ है? तो मोती महल है यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। और यूपी में पूछेगा कहाँ पर है, तो बताना है लखनऊ में है। तो आप ये बात याद रख सकते हैं। और हीरा महल से आप कुछ और क्वेश्चन याद रखिए। इसको हम लोग 5 महल तो कहवे करते हैं। हीरा महल में 2 मंडप है। कितना मंडप है? इसलिए मैं आपको थोड़ा और डीप बता देता हूँ। 2 मंडप है। 2 मंडप है जिसमें पहली मंडप को हम लोग पहली मंडप जिसको हम लोग उत्तरी मंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी मंडप कहते हैं। और इसी उत्तरी मंडप को हम लोग मोती महल के नाम से जानते हैं। किस महल के नाम से जानते हैं? मोती महल के नाम कहते हैं। जबकि पंच महल के दक्षिणी मंडल को हम लोग हीरा महल कहते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये हीरा महल आपको अब पूरा तरीका से समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये पंचमहल से ही संबंधित है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग के चित्र बने हुए थे। ये पूछा जाता है किस काल में? तो ये था गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। आप ये बात याद रख सकते हैं। गुप्त काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन था? आप बताइए। जिसको हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। आप ये बात याद रख सकते हैं। पूछेगा समुद्रगुप्त की जानकारी हमें किस अभिलेख किस पुस्तक से मिलती है? तो आपको बताना है समुद्रगुप्त की जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख से मिलती है। तो इतना ये बात याद रख सकते हैं। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कनिष्क था। इन्होंने इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 BC में हुआ था। कब हुआ था? 78 BC में। तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भैया आपके सामने में 40वां नंबर। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? मैंने आपको बताया था पूना समझौता 26 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। वहाँ पर कहा गया था आज के बाद कोई भी महादलित को कोई भी ऋषिदेव को यानी जो है उसको महादलित के नाम से जाना जाएगा। तो इसलिए उसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर में 1773 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1773 ईस्वी में हुआ था। इसका मृत्यु 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गया था। इस प्रकार विदेश में मरने वाला ये प्रथम नेता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग याद रख सकते हैं। और राजा राम मोहन राय ने और क्या किया था? 1829 ईस्वी में विधवा 1829 ईस्वी में क्या किया था? सती प्रथा को अंत किया था लॉर्ड विलियम बेटिक की सहायता से। किस गवर्नर की सहायता से पूछेगा? तो लॉर्ड विलियम बेटिक की सहायता से। भीमराव अम्बेडकर को हम लोग जानते करते हैं भारतीय संविधान का जनक बाबा साहब के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्होंने भारत का संविधान को लिखा था। आपको पता है, अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान लिखने में कितना वर्ष लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन लगा था। पूछे कितना रुपया खर्च हुआ था? आप ऐसे याद रख लीजिएगा। 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9। 6 3 9 और 9 का क्यू कीजिए दोस्तों। 9 9 81 9 729 होता है। कितना होता है? 9 का क्यू कितना होता है? 729 होता है। बीच में आप 6 घुसा दीजिएगा। अब जोड़ लीजिए 63,96,729 रुपया उस समय खर्च हुआ था भारत का संविधान बनने में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ट्रिक काफ़ी ज़बरदस्त था। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। मैं तो ऐसे ही याद रखा हूँ इसलिए मैं नहीं भूल पाता हूँ। आप लोग भी ऐसे याद रखिए। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। तो गांधी जी जो था भारत कब आए थे? तो गांधी जी ने 1894 ईस्वी में गुजरात का शेख दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ गया था? अफ्रीका गया था 1894 ईस्वी में। यहाँ पर 21 या 22 वर्ष, कोई किताब 21 कोई किताब 22 वर्ष रहता है। तो जब 22 वर्ष रहेगा तो 93 रहेगा, 21 रहेगा तो 94 रहेगा। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो ये कहाँ गया था? अफ्रीका गया था। और वहाँ से जब ये लौटा तो लौटा 1915 को लौटा। 9 जनवरी 1915 को लौटा। इसलिए 9 जनवरी को हम लोग भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह किया था। वो चंपारण में किया था। बिहार के चंपारण सत्याग्रह में यहीं का किसान था राजकुमार शुक्ला। क्या था? राजकुमार शुक्ला। यहाँ के किसानों पर 3 कठिया पद्धति लागू था। यानी 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जाता था। 3 कठिया पद्धति इसको क्यों कहा गया? क्योंकि 1 कठिया बराबर 1/20, 2 कठिया बराबर 2/20, 3 कठिया बराबर 3/20 लागू था। यहाँ जबरदस्ती नील का खेती कराया जाता था। तब गांधी जी यहाँ पर आकर के और चंपारण सत्याग्रह का मामला को शांत करते हैं। जब तब यहाँ का जनता देख करके दंग हो जाता है और कहता है कि ये गांधी कोई गांधी साधारण व्यक्ति नहीं है और ये महात्मा है। तो किस आंदोलन में कहा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान कहा गया था। पूछेगा किसने कहा था ये बात? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव के नाम से जानते हैं। जब इन्होंने महात्मा कहा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा
प्रेम से महात्मा गांधी भी बोला नहीं गुरुदेव ऐसा कुछ भी नहीं है। और महात्मा गांधी का कई नाम जिससे वो हम लोग आधा नंगा फकीर कहते हैं, बाबा मलंग के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, केसर ए हिंद के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से जानते हैं, और देशद्रोही फकीर के नाम से जानते हैं। तो ये सब नाम किसका है, महात्मा गांधी का नाम है, आप लोग याद रख सकते हैं। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान हुआ था। तो हाँ, रोलेट एक्ट का विरुद्ध 1919 में रोलेट एक्ट आया था, जिसको हम लोग काला कानून कहते हैं, बिना अपील का कानून भी इसको हम लोग कहते हैं। और 1919 में क्या हुआ था, जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय में पूछेगा तुर्की का राजा कौन था, तो आपको बताना है मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। और भारत में कौन था, अली मुस्लियार था, और शौकत बंधु भी आप याद रख सकते हैं। और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष पूछेगा किसको बनाया गया था, तो इसको बनाया था महात्मा गांधी को बनाया गया था। खिलाफत आंदोलन शुरू का कारण क्या था कि खलीफा जो मुस्लिम का पद होता है, खलीफा मोहम्मद साहब के मरने के बाद कहा गया कि जो व्यक्ति इस्लाम धर्म की गद्दी पर बैठेगा उसको खलीफा के नाम से जाना जाएगा। और इसी खलीफा पद को जब अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया तो इसी खलीफा पद को बचाने के लिए मुसलमानों ने एक आंदोलन कर दिया, जिसी को हम लोग कहते हैं खिलाफत आंदोलन। और इस खिलाफत आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने भाग लिया तो इसको क्या बना दिया गया, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, 41 नंबर का। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 1854 में आया था। तो ये बात याद रख सकते हैं। और 1857 की क्रांति तो जानबे करते हैं, मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, 10 मई को आप यह बात याद सकते हैं। कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस था, आप ये बात तो बता ही चुके, कई बार बता चुके हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1854 के बारे में जान लीजिए, और भी मैं आपको बता देता हूँ। 1854 ईस्वी में सूती वस्त्रों का प्रथम मिल कहाँ खोला गया था, मुंबई में खोला गया था, काबस जी नानाजी डाबर द्वारा खोला गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता दिया। चलिए 42वां नंबर का प्रश्न है, अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था। हम सब जानते हैं कि पहले जो बिहार जो था, बिहार के साथ साथ उड़ीसा, ये दोनों जो था बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तो इसको जो 1912 में क्या किया, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया, तो और उड़ीसा को भी एक अलग राज्य बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 1912 ईस्वी में होने वाला है। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली पूछेगा किसने ले गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने ले गया था, आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है, तो वो किया है असम। कहाँ के किया है, असम में किया है। और असम में दोस्तों याद रख लीजिएगा, एक असम में पार्क है, असम में कौन सा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है असम में। अच्छा, वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, उसका नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, अभी तो दिमाग में था। असम में कौन सा था, चलिए आप लोग बताइए, फटाफट कमेंट में बताइए कौन था। काजीरंगा, कौन सा था, काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, आप ये बात याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने में 43 हो गया, 44 नंबर का। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद की अंतःकालीन सरकार के गठन को उद्घोषित किया था, वो कहाँ किया था, सिंगापुर में किया था, तो आप ये याद रख सकते हैं। और इसका किसने किया था, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये बात याद सकते हैं। म्यांमार की राजधानी रंगून है, जापान की राजधानी टोक्यो है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इसी ऑस्ट्रिया का चांसलर पूछेगा कौन था, तो मेटरनिक था। कौन था, मेटरनिक का एक कथन याद रख लीजिएगा, इन्होंने कहा था जब फ्रांस चीखता है तो संपूर्ण विश्व को सर्दी जुकाम हो जाता है। 45वां नंबर का प्रश्न आपके सामने है, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था। दोस्तों हमारे सबसे पहले राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, और इस समय जो उसका अध्यक्ष था रहीमतुल्ला सयानी था, आप ये बात याद रख सकते हैं, इसी के काल में गाया गया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 46वां नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है क्या है, मूल संविधान का हिस्सा थे। ऑप्शन बी, चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए संसद द्वारा। ऑप्शन डी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, मूल संविधान का ये हिस्सा था, तो मूल संविधान का ये हिस्सा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 47वां नंबर का प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है भैया, तो ये करता है राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल क्या कौन होता है, राज्य का मालिक होता है, जो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जब कहीं चले जाता है, कार्यभार से कहीं दूर चला जाता है, तो उस समय जो कार्यपाल जो कार्य देखता है वो उपराष्ट्रपति देखता है।
आप ये बात याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति का संबंध भारत के संविधान के आर्टिकल 52 से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? किसकी सदस्यता है? ऑप्शन सी इसका राइट होगा, अनिवार्य है। भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? यह अनिवार्य, ऐच्छिक है, सस्ता है, पसंद, अनिवार्य। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों थक गए हैं लग रहा है, आज थोड़ा एनर्जी की कमी लग रहा है थोड़ा, इसलिए थोड़ा लास्ट में कम डिस्कशन कर रहे हैं। 49 नंबर का, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो कौन सा पक्ष है? हम जानते हैं कि अमेरिका के संविधान से लिया गया था मूल अधिकार। कितना लिया गया था? मूल अधिकार। दोस्तों शुरू में मूल अधिकार का संख्या 7 था, लेकिन इसमें से एक अधिकार को निकाल दिया गया है, वो निकाल दिया गया है संपत्ति का अधिकार। अब ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसको विधि का अधिकार या कानून का अधिकार में रख दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो मौलिक अधिकार पूछेगा किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही पूछेगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कानून का शासन कहाँ पूछेगा? इंग्लैंड से लिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। 50वां नंबर का प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। और कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध है और अर्जुन सागर बांध है। कृष्ण का दोस्त था अर्जुन, तो इसलिए याद रख लीजिएगा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। और कृष्ण भगवान ने खाया था मट्टी, तो इसलिए अलमट्टी बांध कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी पर है। तो इतना बात आप याद रख लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें दुगुना एनर्जी प्रदान देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। और मैं बिहार डीएलएड का भी काफ़ी सारा क्लास एग्ज़ाम से पहले मैं आपको कराऊंगा। जैसे इंग्लिश का हो गया, शाम में तो फिर हम डालबे करेंगे, हिंदी का भी डालबे करेंगे, हिंदी व्याकरण का तो सीरीज चलिए रहा है। और सब जितना होगा हमसे इतना एग्जाम में मैं पर डे 2 या 3 वीडियो करके दोस्तों लगभग आपका एग्जाम कवर करवा दूंगा। इस ऐसे डिस्कशन के साथ करेंगे तो अगर 50 क्वेश्चन करते हैं डिस्कशन के साथ, खुद ही देख लीजिए लगभग 400-500 प्रश्न हो ही जाता है। तो ऐसे ही मैं आपको कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।